जी तो स्टूडेंट्स, मुझे कहीं से पता चला है कि कैपेसिटर और डीसी करंट की आपस में बिल्कुल नहीं बनती, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ हैं। कैपेसिटर कहता है कि डायरेक्ट करंट को मैंने अपने अंदर से नहीं गुजरने देना। तो देखते हैं असल माजरा क्या है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक सर्किट ड्रा किया है। ये आपके पास एक कैपेसिटर है और ये आपके पास एक डीसी वोल्टेज का सोर्स है। अब डीसी वोल्टेज के सोर्स को कहा भाई डायरेक्ट करंट को भेजो ताकि हमें पता चले कि कैपेसिटर कहता क्या है। डीसी वोल्टेज के सोर्स ने हमारी बात मान ली, उसने यहाँ से डीसी करंट को भेजा कैपेसिटर के पास। जब यहाँ पर पहुँचा तो अब हमने दोनों की बातचीत करवाई तो पता चला कि कैपेसिटर्स की प्लेट्स के दरमियान डाई इलेक्ट्रिक होता है। जो डाई इलेक्ट्रिक होता है वो होता है इंसुलेटर, और इंसुलेटर कभी भी करंट को अपने अंदर से नहीं गुजरने देता, इसलिए डायरेक्ट करंट कैपेसिटर में से नहीं गुजर सकता। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि डायरेक्ट करंट कैपेसिटर में से क्यों नहीं गुजर सकता। तो आप कहेंगे कि सर एसी करंट क्यों गुजर जाता है, क्या एसी करंट को पार लगे हुए हैं, वो यहाँ से उड़ के चला जाता है? तो नहीं बच्चे, उसको पार बिल्कुल भी नहीं लगे हुए, ख़ास जादू करता है। उस जादू से वो कैपेसिटर को काबू में लेता है और काबू में लेके आपको कैपेसिटर में से फ़्लो करवा लेता है। तो देखते हैं वो कैसे फ़्लो करवाता है। उसके लिए मैं यहाँ पे एक अलग से डायग्राम करता हूं। जो अब हम देखेंगे कि एसी करंट कैपेसिटर के ऊपर ऐसा कौन सा जादू कर देता है कि कैपेसिटर कहता है चले ठीक है गुजर जाओ। एसी वोल्टेज का सोर्स है और ये हमारे पास सिंपल सा एक कैपेसिटर है। हम देखते हैं कि अब एसी करंट कैपेसिटर में से कैसे गुजर सकता है। सबको डिस्कस करने से पहले यहाँ पे मैं एक वेव फॉर्म ड्रा करता हूँ एसी करंट की। तो ये आपके पास क्या है, एक एसी करंट की वेव फॉर्म है। वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल है और नीचे वाला क्या है, नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो अब हम बात करते हैं, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ तक की बात करते हैं तो यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, इसमें से कैपेसिटर के पास गया। किसी ने सीधा सीधा आके ये कहा कि भाई मैं तुमसे गुजरने नहीं आया हूँ, सिर्फ मैं तुम्हें चार्ज करने आया हूँ। एक कैपेसिटर ने कहा भाई और मैं क्या चाहता हूँ, आप मेरे भाई हो, ठीक है मुझे चार्ज करो। तब एसी ने क्या किया, उसे चार्ज कर दिया। चार्ज कैसे किया, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। वो आप जानते ही होंगे, आपने 12th चैप्टर में पढ़ा है कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कैसे होती है। तो इसने इसको क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। सोर्स ने क्या कर दिया, इसको अपने करंट के ज़रिए चार्ज कर दिया। चार्जिंग कब तक होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, पॉजिटिव हाफ साइकिल तक इसकी क्या होगी, चार्जिंग होगी। जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ कंप्लीट होगा, तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट होता है तो पीछे से करंट का फ्लो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जब करंट का फ्लो बंद हो जाएगा तो जो चार्ज इसके अंदर स्टोर हुआ था वो कहेगा कैपेसिटर मैंने तुम्हारे पास नहीं रहना, तो वो कैपेसिटर में से भाग निकलेगा। वो चार्ज यहाँ से भाग निकला तो करंट कैपेसिटर में से फ्लो हुआ। अब ये क्या हो गया, कैपेसिटर के साथ तो धोखा हुआ। एसी ने कहा था मैं तुम्हारे चार्ज स्टोर करता हूँ, जब चार्ज स्टोर हो गया तो वो चार्ज वहाँ से भाग निकला। तो इस तरह इस करंट फ्लो करता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के ज़रिए। अब देखते हैं अगले हाफ साइकिल में क्या होता है। अगले हाफ साइकिल में कुछ भी नहीं होगा, पोलैरिटीज चेंज हो जाती है ना अगले हाफ साइकिल में। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब क्या होगा, अब काम उल्टा हो जाएगा। अब करंट इस तरफ से फ़्लो करेगा, जब करंट इस तरफ से फ़्लो करेगा तो ये वाली साइड पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, ठीक है, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। कहाँ तक, इस मकाम तक। जब करंट इस मकाम तक पहुँचेगा यानी नेगेटिव हाफ साइकिल मुकम्मल हो जाएगा, कैपेसिटर भी आपको मुकम्मल चार्ज हो जाएगा। जब कैपेसिटर मुकम्मल चार्ज हो जाएगा और इधर से करंट की सप्लाई भी पीछे से क्या होगी, थोड़ी देर के लिए बंद होगी, तो ये वाला चार्ज फिर यहाँ से निकल जाएगा। कहेगा कैपेसिटर मैंने तुम्हारे पास नहीं रहना, मैंने तो अपने एसी सोर्स के पास जाना है। इस तरह एसी करंट कैपेसिटर में से फ्लो कर जाता है। अब आप कहेंगे सर डीसी करंट क्यों नहीं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के ज़रिए फ्लो हो सकता? भाई वो इसलिए नहीं हो सकता, अगर हम डीसी करंट की वेव फॉर्म ड्रा करें, डीसी करंट की वेव फॉर्म कुछ इस तरह से ड्रा होगी, ठीक है। डीसी करंट हमेशा अपनी पीक वैल्यू पर रहता है। ये कैपेसिटर को चार्ज तो कर देगा, लेकिन कैपेसिटर डिस्चार्ज कब होगा? डिस्चार्ज होने के लिए तो एक दफ़ा करंट का रुकना ज़रूरी है ना। करंट यहाँ पे रुकेगा तो ये क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये मुसलसल फ़्लो करता रहता है। इसके मुसलसल फ़्लो करने की वजह से कैपेसिटर चार्ज एक दफ़ा हो जाता है लेकिन दोबारा डिस्चार्ज नहीं हो पाता। तो इस वजह से डीसी करंट कैपेसिटर में से नहीं फ़्लो कर सकता, एसी करंट कैपेसिटर में से फ़्लो कर जाता है। चलिए छोड़ें कैपेसिटर और डीसी करंट को, इनकी लड़ाई सारी ज़िंदगी ही रहने वाली है। अब अपने टॉपिक को आगे लेके चलते हैं और देखते हैं कि वोल्टेज और करंट का क्या रिलेशन है जब कैपेसिटर को हम एसी सोर्स में लगाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, आप ये रिलेशन तो आपने पढ़ा ही वो होगा ना कि Q इज़ इक्वल टू CV।
सी आपके पास कैपेसिटेंस है, वी पोटेंशियल डिफरेंस है टर्मिनल्स के दरमियान, और क्यू क्या है, चार्ज है। तो सी तो आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट और इक्वल ख़त्म होता है तो आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी आती है, Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब क्या है, जितनी वैल्यू वी क्यू की होगी उतनी वैल्यू वी क्यू की। अगर Q की वैल्यू ज़्यादा होगी तो V की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, अगर V की वैल्यू कम हो जाएगी तो Q की वैल्यू भी कम हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि ये दोनों क्या हैं, फेज़ में हैं। इसको मज़ीद आपको इसके वेव फॉर्म ड्रा करके समझाता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर ये मैंने एक ग्राफ ड्रा करने लगा हूँ। यहाँ पर आपके पास टाइम है, ठीक है, और यहाँ पर चार्ज भी है और वोल्टेज भी है। दोनों वाई एक्सिस पे हम लेंगे और टाइम को हम किसके ऊपर ले रहे हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर ले रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं चार्ज की वेव फॉर्म ड्रा करूँगा। ये चार्ज की वेव फॉर्म मैं ड्रा करने लगा हूँ, ये चार्ज की वेव फॉर्म है। इसके बाद मैं वोल्टेज की वेव फॉर्म ड्रा करूँगा, ये वोल्टेज की वेव फॉर्म है। ठीक हो गया। ये ब्लू लाइन शुरू हो रही है, चार्ज को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ ब्लू मार्कर से। ये क्यू है और जो ब्लैक कलर में है ये आपके पास वी है। ये जब ये वेव फॉर्म यहाँ पर पहुँची, देखें वोल्टेज भी यहाँ पे पहुँच गई। जब वेव फॉर्म देखें दोनों यहाँ पर फिर इकट्ठी हो गई, ये अपनी पीक वैल्यू पर पहुँची तो वोल्टेज भी अपनी पीक वैल्यू पर पहुँच गई, तो ये दोनों फिर यहाँ पे दोबारा इकट्ठी हो गई। जिसका मतलब है ये दोनों साथ साथ जा रही हैं। चार्ज यहाँ पे ज़ीरो है तो वोल्टेज भी यहाँ पे ज़ीरो है। चार्ज यहाँ पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है तो वोल्टेज अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है। यहाँ पर दोनों फिर ज़ीरो हो गई। यहाँ पर चार्ज अपनी नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू पर है तो वोल्टेज भी अपनी नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू पर है, फिर दोनों यहाँ पर आके ज़ीरो हो गई। तो अगर यहाँ पर हम इनके फेजेस लिखें तो यहाँ पर इसको हम O का नाम देंगे, तो इसको इस पॉइंट को A का नाम दें, इस पॉइंट को B का नाम दें, इस पॉइंट को C का नाम दें, इस पॉइंट को D का नाम दें। देखिए O पॉइंट पर दोनों का फेज़ क्या है, ज़ीरो है। O पॉइंट पर दोनों का फेज़ क्या है, ज़ीरो है। और A पॉइंट पर दोनों का फेज़ π/2 है, B पॉइंट पर पाई है, C पॉइंट पर कितना है, 3π/2 है, और D पॉइंट पर 2π है। तो जब दोनों के फेजेस सेम है तो हम क्या कहेंगे, दोनों इन फेज़ हैं, दोनों के फेज़ में कोई डिफरेंस नहीं है। यकीनन आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी। V किसकी इक्वल है, V इज़ इक्वल टू V नॉट साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन पुट करेंगे तो Q किसकी इक्वल हो जाएगा, CV नॉट साइन थीटा। यहाँ पर आपके पास यहाँ पे एक फार्मूला आ गया, इसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देके इसको यहाँ पे हम स्टॉप करने लगे हैं। यहाँ पर हमारे पास करंट आ गया, कहते मुझे क्यों भूल गया हो, मैं भी तो यही हूँ, मुझे भी डिस्कस कर लो। तो चलें करंट की बात मानते हैं, अब करंट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम करंट का फार्मूला लिखेंगे। तो जो करंट का फार्मूला होता है वो होता है I इज़ इक्वल टू del Q ओवर del T, या सिर्फ Q ओवर T आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अब मैं सिर्फ चार्ज की वेव फॉर्म अलग ड्रा करने लगा हूँ और इसको मैं यहाँ से अभी रेस करने लगा हूँ। तो नोट करना है तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये आपके पास चार्ज की वेव फॉर्म है, ठीक हो गया। और जब वेव फॉर्म ड्रा करते हैं दरअसल हम एक ग्राफ ड्रा कर रहे होते हैं। ग्राफ में आपके पास दो एक्सिस होते हैं, एक आपके पास एक्स एक्सिस होता है और बच्चा दूसरा आपके पास क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, ठीक हो गया। यहाँ पर एक नई टर्म हम इंट्रोड्यूस करने लगे हैं जिस टर्म को कहते हैं हम स्लोप। तो स्लोप हमेशा बच्चे तिरछी लाइन को कहते हैं, आसान लफ्ज़ों में ढलवान को कहते हैं। तो अगर इस पॉइंट पे देखा जाए तो ये आपके पास क्या है, एक ढलवान है, यहाँ ये आपके पास क्या है, एक स्लोप है। और इस स्लोप की वैल्यू फाइंड करनी हो तो कैसे करते हैं, यहाँ से एक जहाँ पे स्लोप ख़त्म हो रही होती है वहाँ से एक वर्टिकल लाइन नीचे ड्रा करते हैं, ये लाइन कहलाती है वाई, और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, एक्स, क्योंकि ये एक्स के ऊपर है और ये वाई के अलॉन्ग है। ठीक है, ये किसके दरमियान, चार्ज और टाइम के दरमियान है। चार्ज है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, जो टाइम है वो आपके पास है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक हो गया। चार्ज टाइम के दरमियान आपके पास एक ग्राफ है और उसमें आपके पास क्या है, स्लोप है। तो यहाँ पे स्लोप का आपके पास फार्मूला क्या आ जाएगा, वाई बटा एक्स। अब वाई के ऊपर क्या है, चार्ज है, ये आपके पास क्या आ गया, चार्ज, और एक्स के ऊपर आपके पास क्या है, टाइम है, तो आपके पास क्या आ गया, चार्ज ओवर टाइम। और चार्ज ओवर टाइम आपके पास क्या होता है, करंट होता है। इसका मतलब है स्लोप किसकी इक्वल आएगा, करंट की इक्वल आएगा। यानी चार्ज और टाइम ग्राफ के अंदर अगर हम स्लोप फाइंड कर लें तो वो स्लोप हमें किसकी वैल्यू बताएगा, करंट की वैल्यू बताएगा। अगर जहाँ पर स्लोप मैक्सिमम होगा वहाँ पे करंट मैक्सिमम होगा, जहाँ पे स्लोप मिनिमम होगा वहाँ पे करंट भी मिनिमम होगा, क्योंकि स्लोप किसकी इक्वल है, करंट की इक्वल है। अब हम देखते हैं इस ग्राफ के अंदर
कहाँ कहाँ आपका स्लोप मैक्सिमम है और कहाँ कहाँ आपका स्लोप मिनिमम है। जहाँ पे स्लोप मैक्सिमम होगा वहाँ पे आपका करंट मैक्सिमम होगा, जहाँ पे आपका स्लोप मिनिमम होगा वहाँ पे बच्चे आपका करंट भी मिनिमम होगा। करंट के लिए मैं एक अलग से वेवफॉर्म ड्रा करेंगे, साथ साथ दोनों के पॉइंट सेम है। ये ओ पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं ओ का नाम देता हूँ, इस पॉइंट ये ए पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं ए का नाम दूंगा, इस पॉइंट ये पॉइंट बी है तो इस पॉइंट को मैं बी का नाम दूंगा, इसको सी का नाम देते हैं, इधर मैं इस पॉइंट को सी का नाम दूंगा, सिमिलरली इस पॉइंट को मैं डी का नाम दूंगा। अब चेक करेंगे कि ओ पॉइंट पर देखें चार्ज यहाँ पर मिनिमम है, देखिएगा इस मकाम पर आपका स्लोप मैक्सिमम है, स्लोप ढलवान है, यहाँ पर नज़र भी आ रही है, ठीक है, ओ पॉइंट पर, ठीक है, स्लोप है, इसका मतलब वहाँ पे करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम करंट कहाँ पर होता है बच्चे, पीक वैल्यूज़ पर होता है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो इस पॉइंट पर क्या है, चार्ज क्या है, ज़ीरो है। अगर करंट यहाँ से ड्रा करते हैं तो करंट तो यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। इस पॉइंट पे हमने करंट को क्या शो करना है, मैक्सिमम शो करना है। फिर करंट का ग्राफ हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट से करंट का ग्राफ इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। इसका फेज़ यहाँ पे ज़ीरो है, करंट का फेज़ कितना है यहाँ पे π/2, क्योंकि यहाँ पे स्लोप मैक्सिमम था और इस मकाम पर फिर करंट भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। अच्छा आगे चले जाएं ए पॉइंट पर। ए पॉइंट की पैरेलल देखें, यहाँ पे बिल्कुल स्लोप नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल ढलवान नहीं है, मतलब ए पॉइंट पे आपका करंट नहीं होगा। तो देखें ए पॉइंट पर वेवफॉर्म यहाँ पे पहुँच चुकी है, इसका मतलब है यहाँ पे करंट मौजूद नहीं है। तो मेन पोजीशन पर करंट की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। तो ए पॉइंट पर आपके पास करंट नहीं है, इसका मतलब है करंट का फेज़ कितना हो गया, पाई हो गया, और चार्ज का यहाँ पे फेज़ कितना हो गया, π/2 हो गया। तो बी पॉइंट पे देखें, फिर आपके पास यहाँ पे एक स्लोप बन रहा है, लेकिन अब स्लोप ये नीचे की तरफ बन रहा है। यहाँ पे स्लोप ऊपर की तरफ बन रहा था, यहाँ पे स्लोप कहाँ बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है। स्लोप तो बन रहा है ना, जब स्लोप बन रहा है इसका मतलब है करंट भी होना चाहिए बी मकाम पर। तो ये वेव फॉर्म कुछ इस तरह से ड्रा होगी। बी पॉइंट आपके पास ये होगा, करंट का, करंट बी के सामने क्या है, मैक्सिमम है, अपनी पीक वैल्यू पर पहुंच चुका है, लेकिन नीचे की तरफ है, क्योंकि इधर स्लोप नीचे की तरफ था, इधर करंट नीचे की तरफ है। हम कहेंगे यहाँ पे आपका करंट मैक्सिमम तो है लेकिन साथ में नेगेटिव भी है। अब उसने अपनी डायरेक्शन को क्या कर लिया है, चेंज कर लिया, क्योंकि एसी है ना, एसी अपनी डायरेक्शन को क्या करता है, हर इंटरवल के बाद क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। तो इसलिए इसने अपनी डायरेक्शन को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। हम चलते हैं आगे सी पॉइंट पर। तो सी पॉइंट के पैरेलल देखें, यहाँ पर फिर कोई ढलवान नहीं है, कोई स्लोप यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा अब ग्राफ कहाँ पे पहुँच गया, सी पॉइंट पर पहुँच गया। तो सी पॉइंट पर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो फेज़ लिखना हम भूल चुके हैं, तो फेज़ लिख लेते हैं। π/2 के बाद क्या आता है, पाई, और पाई के बाद क्या आएगा, 3π/2, और यहाँ पे हो जाएगा 2π। और ये π/2 से स्टार्ट हो रहा था, ये हो गया पाई, पाई के बाद क्या आता है 3π/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2π। तो अब आपको समझ आ चुकी होगी कि स्लोप के ज़रिए हम करंट को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बुक में क्या किया हुआ है कि तीनों ग्राफ्स को, वोल्टेज का, करंट का और चार्ज का, एक ही डायग्राम में बनाया हुआ है, जिससे स्टूडेंट्स को अक्सर समझ नहीं आती। यहाँ पर अलग-अलग ड्रा की है, पहले चार्ज और वोल्टेज का इकट्ठा ड्रा कर दिया था ताकि बता सकूँ कि दोनों फेज़ में है। फिर यहाँ पे मैंने चार्ज और करंट का वेव फॉर्म्स अलग-अलग करके कंपेयर करके बता दिया कि जहाँ पे स्लोप मैक्सिमम होगा वहाँ पे करंट मैक्सिमम होगा, जहाँ पे स्लोप मिनिमम होगा करंट भी क्या होगा, वहाँ पर मिनिमम होगा। तो चलते अब इनके फेजेस को कंपेयर करते हैं जी। तो यहाँ पर देखिए ओ पॉइंट पर इसका फेज़ ज़ीरो है और इसका फेज़ कितना है, π/2 है। ज़ीरो और π/2, तो कितना डिफरेंस आ गया, π/2 में से ज़ीरो निकालें, कितना फ़र्क आ गया, π/2 का फ़र्क आ गया। अब चले ए पॉइंट पर, इसका ए पॉइंट पर फेज़ है π/2, इसका फेज़ है पाई, पाई में से π/2 माइनस करें तो कितना फ़र्क आ गया, π/2 का आ गया। अब आगे चले बी पॉइंट पर, चार्ज का फेज़ है पाई और बी पॉइंट पर इसका फेज़ है 3π/2, तो 3π/2 में से फिर पाई माइनस करें तो आपके पास क्या आता है, π/2।
हर दफ़ा आपका आंसर कितना आएगा, π/2। इसका मतलब है चार्ज और करंट के वेव फॉर्म में जो डिफरेंस आता है वो कितना आता है, π/2 का आता है। हर मकाम पर जो करंट का फेज़ है वो π/2 ज़्यादा है। यहाँ पे π/2 है, चार्ज का 0 है, यहाँ पे पाई हो गया, चार्ज का π/2 है, यानी करंट आगे आगे जा रहा है। इसे हम कहते हैं करंट लीड कर रहा है, चार्ज पीछे क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो इसका अगर हम फेज़र ड्रा करें तो फेज़र कुछ इस तरह से ड्रा होगा। जब कोई वैल्यू यहाँ से इनिशियली स्टार्ट होती है ना, उसका फेज़र इस तरह ड्रा करते हैं हॉरिजेंटली। इसका और इसका कितना फ़र्क है, हर पॉइंट पर 90 का फ़र्क है, इसलिए यहाँ पर करंट का फेज़र ड्रा होगा, यहाँ पर चार्ज का फेज़र ड्रा होगा, दरमियान में फेज़ कितना आएगा, 90 या π/2। तो आप इसे चार्ज की जगह पे वोल्टेज भी लिख सकते हैं। ये वोल्टेज का भी फेज़र है, चार्ज का भी फेज़र है, क्योंकि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि चार्ज और वोल्टेज आपस में क्या है, फेज़ में है। इसलिए चार्ज और करंट के दरमियान फेज़ डिफरेंस 90 डिग्री, वोल्टेज और करंट के दरमियान फेज़ डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री। ये करंट लीड कर रहा है किसको, चार्ज और वोल्टेज को, या ये कह सकते हैं चार्ज और वोल्टेज लैग कर रही हैं किससे, करंट से, कितने एंगल पर, 90 डिग्री या π/2 पर। आई होप आप लोगों को टॉपिक बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन को ज़रूर ख़त्म करूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।